दोस्तों, आज हम आपको एक शहजादी और कौवे का वाकया सुनाने वाले हैं। बादशाह ने अपनी खूबसूरत बेटी की शादी कौवे के साथ क्यों कर दी और उसने शहजादी के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। यह पूरा वाकया तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। किसी सल्तनत पर बादशाह कमरजमान हुकूमत करता था। वह एक अजीम और ताकतवर हुक्मरान था जो अपने इंसाफ और दूरदेशी के लिए मशहूर था। उसकी सल्तनत की हदें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी रियाया उसकी बहुत इज्जत करती थी। बादशाह कमरजमान ने कई जंगें लड़ी, अपनी तलवार की धार से दुश्मनों को मात दी और अपनी अक्लमंदी भरे फैसलों से सल्तनत को तरक्की की राह पर डाला। लेकिन जितना वह जंग के मैदान में बहादुर था, उतना ही अपने महल में सुकून पसंद इंसान था। वह फिजूल की बातों से परहेज करता, तड़क भड़क से ज्यादा सादगी को पसंद करता। लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे अजीम दौलत थी उसकी बेटी शहजादी महानूर थी। शहजादी महानूर न सिर्फ अपने हुस्न में मशहूर थी, बल्कि अपनी अक्ल और दिलेरी में भी कोई कम न थी। वह किताबें पढ़ने की शौकीन थी, घुड़सवारी में माहिर थी और रियाया के हालात जानने में दिलचस्पी रखती थी। महल के अंदर रहने वाली आम शहजादियों के बरक्स वह खुले आसमान के नीचे अपनी सल्तनत को देखना चाहती थी। उसकी आंखें अपने वालिद कमरजमान की तरह गहरी और सोचने वाली थीं, और उसकी बातों में वही नरमी और असर था जो एक बेहतरीन हुक्मरान में होती है। महानूर बचपन से ही अपने वालिद के साथ बैठकर उनकी बातों को गौर से सुनती और समझती थी। वह चाहती थी कि जब बड़ी होकर उसे जिम्मेदारी मिले तो वह भी अपने वालिद की तरह इंसाफ करने वाली बने। एक रोज बादशाह कमरजमान अपने महल के बाग में सैर कर रहा था। हवा में गुलाब और चंदन की खुशबू थी। तभी महल के दरवाजे पर एक गरीब परिंदाबाज आया। वह एक पिंजरा उठाए हुए था जिसमें एक काला कौवा बैठा था। बादशाह के वजीर ने उस कौवे वाले से नाराजगी से कहा, ऐ नादान, तू बादशाह के महल में कौवे का सौदा करने आया है। ये कोई नजारा देखने लायक परिंदा है। परिंदाबाज मुस्कुराया और बोला, बादशाह सलामत, यह सिर्फ एक आम कौवा नहीं बल्कि एक सबक है। बादशाह कमरजमान को दिलचस्पी हुई। उसने कौवे को गौर से देखा। वो एक आम सा काला कौवा था, ना बहुत खूबसूरत, ना कोई अनोखी चीज, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। बादशाह ने परिंदाबाज से पूछा, इसकी कीमत क्या है? परिंदाबाज ने जवाब दिया, जो भी आपका दिल चाहे बादशाह सलामत, लेकिन इसे बेचने से पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इसे कभी हल्के में मत लीजिएगा। बादशाह कमरजमान ने मुस्कुराकर सोने के कुछ सिक्के परिंदाबाज को दिए और कौवे को खरीद लिया। लेकिन महल के लोग हैरान थे। एक तगड़ी कीमत देकर एक मामूली सा काला कौवा खरीदना क्या समझदारी थी। शहजादी महानूर यह सब देख रही थी। उसे भी हैरानी हुई कि उसके वालिद ने इस कौवे को क्यों खरीदा। खैर, बादशाह ने कौवे को रख लिया। बादशाह कमरजमान की सल्तनत में महल के अंदर एक शानदार बाग था जिसे बाघे शहर कहा जाता था। यह बाग किसी तौर से कम नहीं था। हर तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे जिनकी छाव में रंग बिरंगे फूल खिले रहते। खुशबूदार हवा बहती तो ऐसा लगता मानो पूरी फिजा में खुशबू घुल गई हो। लेकिन इस बाग की सबसे अनमोल चीज थी वह परिंदे और जानवर जिनसे शहजादी महानूर को बेहद लगाव था। महानूर बचपन से ही एक रहमदिल लड़की थी। वह इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों और परिंदों की भी बहुत परवाह करती थी। जहां आम शहजादियां महल की जिंदगी में गुम हो जातीं, वहीं महानूर अपनी छोटी उम्र से ही महल के अंदर बने इस बाग में घंटों वक्त बिताती। उसकी दुनिया इन बेजुबान मखलूक के इर्द गिर्द घूमती रहती थी। बागे शहर में हर तरह के परिंदे थे। सफेद कबूतर जो खामोशी और खूबसूरती की मिसाल थे, रंग बिरंगे तोते जो नर्म आवाज में बोलते और कभी कभी महानूर के लफ्ज दोहरा देते, बाज जो अपनी तेज उड़ान और शिकार करने की सलाहियत की वजह से बादशाहों की पसंद हुआ करता था। इसके अलावा बाग में कुछ और नायाब जानवर भी थे। एक बेजोड़ हिरन जिसे महानूर ने बरसों पहले शिकारियों से बचाया था, और कुछ खूबसूरत बिल्लियां जो हमेशा महानूर के आसपास घूमती। लेकिन इन सब में एक बात खास थी, यह सभी परिंदे और जानवर महानूर की परवरिश और उसकी देखभाल की वजह से बहुत खुश थे। वह उन्हें महल के नौकरों पर नहीं छोड़ती थी, बल्कि खुद उनके खाने पीने का इंतजाम करती। कई बार जब कोई परिंदा बीमार हो जाता
तो महानूर खुद हकीम बुलवाकर उसकी देखभाल करवाती। जब बादशाह कमर जमान ने कौवा खरीदा तो पूरा महल हैरान था। शाही महल में ऐसे नायाब परिंदे थे जिनकी कीमत हजारों अशरफियां में थी, और बादशाह ने एक काले रंग के कौवे पर इतने सिक्के खर्च कर दिए थे। ये बात किसी की समझ में नहीं आई। खैर, वह कौवा बादशाह ने खरीदा था, इसीलिए लोग उसे देखने आ रहे थे। शहजादी ने भी सोचा कि देखा जाए, जिस कौवे की सब जगह इतनी बात हो रही है वह कैसा है कौवा। वैसे तो दाना वगैरह खा लिया करता था, लेकिन जब से शहजादी ने उसे देखा तो कौवे ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। बादशाह ने बहुत गौर किया कि कौवा कुछ खा क्यों नहीं रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। आखिरकार सोचते सोचते उसे याद आया कि जब से शहजादी ने कौवे को देखा है तब से कौवा कुछ नहीं खा रहा है। तो बादशाह ने अपनी बेटी शहजादी महानूर को वह कौवा तोहफे में देना का सोचा, ताकि कौवा खाना पीना शुरू कर दे। उस रात जब महानूर अपने बागे शहर में थी और अपने परिंदों को देख रही थी, तभी बादशाह कमर जमान वहां आया। उसके साथ 2 नौकर थे जो एक सुनहरे कपड़े से ढका पिंजरा लिए खड़े थे। अंदर वही काला कौवा बैठा था। महानूर अपने वालिद को देखकर खुश हो गई और बोली, अब्बा जान, आज आपने मुझे याद किया, कोई खास बात है? बादशाह मुस्कुराया और पिंजरा आगे बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है। महानूर ने जल्दी से पिंजरे की तरफ देखा, लेकिन जब उसने अंदर एक काला कौवा बैठा पाया तो उसकी खुशी अचानक ठहर सी गई। अब्बू जान, ये तो बस एक आम कौवा है ना, इसकी आवाज मीठी है ना, इसके पर खूबसूरत है। बाकी सब परिंदों की तरह यह भी उड़ जाएगा, फिर इसमें खास क्या है? बादशाह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कभी कभी सबसे मामूली चीजें भी हमारी जिंदगी में गहरे मतलब रखती हैं। यह सिर्फ एक परिंदा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। इसे संभालना, इसकी देखभाल करना हो सकता है यह तुम्हें कुछ ऐसा सिखा जाए जो बाकी कोई ना सिखा सके। महानूर ने पिंजरा अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहे थे। आखिर यह कौवा उसकी जिंदगी में क्या बदलने वाला था? उसने अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, अगर यह आपका तोहफा है तो मैं इसे खुशी खुशी कबूल करती हूं, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती कि यह मेरा पसंदीदा परिंदा बन जाएगा। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और वह भी मुस्कुरा दिया। शहजादी ने अपने नौकर से कहा कि पिंजरे को उसके कमरे में रख दिया जाए, और जब उसने उस काले कौवे की आंखों में देखा तो उसे यूं लगा कि यह बस एक आम परिंदा नहीं बल्कि किसी असरार का हिस्सा है। खैर, शहजादी महानूर को अपने वालिद बादशाह कमर जमान से जो भी तोहफा मिलता वह उसे दिल से अपनाती, लेकिन यह काला कौवा, इसे देखकर वह अब तक हैरान थी। महल के बाग में रंग बिरंगे नायाब परिंदों के बीच यह सादा काले रंग का मामूली सा परिंदा बिल्कुल अलग महसूस होता था। न इसकी कोई खास खूबसूरती थी, न इसकी आवाज मीठी थी, और न ही इसमें कोई ऐसी बात थी जो इसे महानूर के बाकी पसंदीदा परिंदों के बराबर खड़ा कर सके। फिर भी यह उसके अब्बू का दिया हुआ तोहफा था, वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज की हल्की रोशनी बागे शहर में फैल रही थी, महानूर अपने बिस्तर से उठी और सीधे उस पिंजरे के पास गई जिसमें कौवा बैठा था। वह अब भी चुपचाप था, अपनी काली आंखों से उसे देख रहा, जैसे वह शहजादी को समझने की कोशिश कर रहा हो। शहजादी ने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोला। जा, उड़ जा, तुझे जो आजादी चाहिए वह ले ले, महानूर ने हल्के से कहा। लेकिन कौवे ने पंख नहीं फड़फड़ाए। उसने सिर्फ गर्दन घुमाकर महानूर को देखा और अपनी जगह बैठा रहा। महानूर ने हैरानी से उसे देखा। अजीब परिंदा है, तुझे आजादी मिल रही है और फिर भी तू उड़ नहीं रहा। कौवे ने धीरे से अपनी गर्दन झुका ली, जैसे वह शहजादी की बात समझ रहा हो। वह मुस्कुराई और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। यह देखकर बाकी परिंदे तो अक्सर डर कर दूर हट जाते थे, लेकिन यह काला कौवा हिला तक नहीं। उसने धीरे से अपनी चोंच खोली और महानूर की हथेली पर हल्का सा छू लिया। यह पहली बार था जब शहजादी को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक मामूली परिंदा नहीं है। महानूर ने फैसला किया कि वह अब इस कौवे को सिर्फ कौवा नहीं कहेगी, वह उसका कोई नाम रखेगी। तुझे क्या नाम दूं? वह सोचने लगी। महल की सभी बिल्लियों, घोड़ों और बाजों के नाम थे, तो फिर यह कौवा बेनाम क्यों रहे? वह उसकी काली आंखों में झांकती रही। फिर अचानक उसके जहन में एक नाम आया, कालू। हाँ, यह नाम अच्छा था, जो इस अजीब मगर दिलचस्प परिंदे पर सूट करता था। अब से तेरा नाम कालू हुआ।
महानूर ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे महानूर और कालू के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। वह अब उसके पास ज्यादा वक्त बिताने लगी। पहले वह सिर्फ पिंजरे से बाहर निकालकर देखती थी, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह परिंदा महल के दूसरे परिंदों से अलग था। जहां महल के कबूतर और तोते सिर्फ दाना चुगने और उड़ने तक महदूद थे, वहीं कालू उसे बहुत समझदार लगता था। वह महानूर की हर हरकत को गौर से देखता, उसकी आवाज पहचानता और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे वह उसके लहजे को समझता हो। कुछ ही दिनों में कालू महल में आजादी से घूमने लगा। जब महानूर अपने पसंदीदा बाग में जाती तो वह कंधे पर आकर बैठ जाता। अगर वह कहीं दूर जाने लगती तो कालू उसकी तरफ देखकर हल्की सी आवाज निकालता, जैसे पूछ रहा हो, तू मुझे छोड़कर कहां जा रही है? धीरे धीरे महल के लोग भी कालू के अजीब रवैये पर गौर करने लगे। जब महानूर किताब पढ़ रही होती तो कालू उसके करीब आकर बैठ जाता और पन्नों को चोंच से छूता, जैसे उसे पढ़ना आता हो। जब वह घुड़सवारी के लिए जाती तो कालू उसके घोड़े के ऊपर उड़ता रहता, जैसे कोई पहरेदार हो। और सबसे दिलचस्प बात, जब महल में कोई अजनबी आता तो कालू उसे गौर से देखता, उसकी हरकतों को समझने की कोशिश करता, और कई बार तो वह अजनबी के करीब जाकर बैठ भी जाता, जैसे कुछ परख रहा हो। अब महल में सभी को लगने लगा था कि यह कोई आम कौवा नहीं है। महानूर अब कालू से इस कदर घुल मिल गई थी कि वह उसके बिना नहीं रहती थी। वह अब उसके साथ महल के बाग में घूमती, अपने दिल की बातें उससे कहती और कभी कभी उससे मजाक भी करती। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कौवे से दोस्ती करूंगी, महानूर हंसते हुए कहती। लेकिन कालू, तेरा अंदाज बाकियों से अलग है। कालू ने अपनी चमकदार काली आंखों से महानूर की तरफ देखा और हल्की सी आवाज निकाली। का महानूर को लगा जैसे वह जवाब दे रहा हो, लेकिन उसे क्या पता था कि यह मामूली सा दिखने वाला कौवा उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला था। क्योंकि शहजादी की एक कनीज थी जिसका नाम नचा था। उसके बाल काफी बड़े बड़े थे। वह बाग में साफ सफाई का काम करती थी। महल के बागे शहर में जब भी नचा अपने लंबे घने बाल खोलती तो कालू वहीं कहीं आसपास मंडराने लगता। वह बाकी परिंदों से अलग था, न डरता न हिचकिचाता। जैसे ही नचा अपने बालों को झटका देती, कालू उड़कर कभी उसके कंधे पर बैठ जाता, कभी उसकी लट को चोंच से हल्के से पकड़ता, कभी उनके बीच खेलता और फिर फुर्र से उड़ जाता। नचा पहले तो इसे मजाक समझकर हंसती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह अजीब लगने लगा। वह सोचती, यह कौवा मुझसे क्या चाहता है? वह कभी कभी कहती और महल की दूसरी कनीज हंस पड़ती। अरे कालू तो तुझसे मोहब्बत कर बैठा है, कोई मजाक उड़ाता। महानूर भी यह सब देखती और मुस्कुराती। कालू का यह अंदाज उसे दिलचस्प लगता, लेकिन कभी कभी वह खुद भी सोच में पड़ जाती, आखिर यह परिंदा इतना अलग क्यों है? एक बार रात का वक्त था। उस रात महल के आंगन और बाग में अजीब सी खामोशी थी। गर्मी का मौसम था, लेकिन आसमान में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। महानूर के कमरे में एक रोशनी जल रही थी, लेकिन वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे बाग से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। यह कोई आम आवाज नहीं थी। वह धीरे से उठी और खिड़की के पास गई। पर्दा हटाकर उसने नीचे झांका तो एक चौंका देने वाला मंजर उसके सामने था। बाग के बीचों बीच नचा खड़ी थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे, जो चांदनी में रेशम की तरह चमक रहे थे। लेकिन महानूर की निगाहें नचा पर नहीं थीं। उसकी नजरें कालू पर थीं, या शायद उस पर नहीं, क्योंकि कालू अब एक कौवा नहीं था। उसकी जगह अब वहां एक लंबा, खूबसूरत और रोबदार नौजवान खड़ा था। वह राजसी पोशाक पहने हुए था, जिसकी खड़ाई चांदनी में चमक रही थी। उसके बाल घने और हल्के बिखरे हुए थे, और उसकी आंखों में वही शरारत थी जो महानूर ने कालू में हमेशा देखी थी। लेकिन अब वो इंसानी रूप में था। शहजादी महानूर की आंखें फैल गईं। नचा के चेहरे पर खौफ था। वो कांपते हुए पीछे हटने लगी। तुम, उसकी आवाज कांप रही थी। कालू ने हल्का सा सिर झुकाया और शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ नचा? इतना डर क्यों रही हो तुम? तुम कौन हो? नचा ने हड़बड़ाकर कहा। कालू ने हंसकर जवाब दिया, अभी तक तुम्हें तुम्हारा प्यारा कालू था, लेकिन लगता है तुम्हें मेरा इंसानी रूप पसंद नहीं आया। नचा का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन तुम तो... हाँ, मैं वही काला कौवा हूं जो तुम्हारे बालों के पीछे पागल था। कालू ने हंसते हुए कहा, पर अब देखो, मैं सिर्फ एक परिंदा नहीं हूं,
मैं वह हूं जो इंसानों की तरह हंस सकता है, बातें कर सकता है और हाँ, शरारतें भी कर सकता है। नचा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तुमने यह सब क्यों किया? नचा ने पूछा। कालू ने मुस्कुराकर कहा, मजाक था। मैं एक कैदी नहीं हूं, मैं भेष बदलना जानता हूं। मैं बस तुम्हारे लंबे बालों से बहुत लगाव महसूस करता था और मुझे सोचना पड़ा, अगर मैं इंसान होता तो क्या तुम मुझसे इतनी ही जल्दी भागती? नचा अब भी घबराई हुई थी। लेकिन तुम आखिर हो कौन? कालू ने थोड़ा संभल कर जवाब दिया। मैं कंचन देश का शहजादा हूं। मेरा असली नाम कालू नहीं बल्कि शहजादा इजहान है। माहनूर ये सब खिड़की से देख रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तो कालू सिर्फ एक मामूली परिंदा नहीं था बल्कि एक इंसान था, और वह भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी दूर देश का शहजादा। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। अगर वह शहजादा था तो क्या वह यहां किसी मकसद से आया था? उसने मुझसे यह बात क्यों छुपाई? क्या वह सिर्फ नचा से मजाक कर रहा था या फिर उसके दिल में कुछ और भी था? माहनूर गुस्से में थी, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी। मैं पहले देखूंगी कि यह शख्स कौन है और वह यहां क्या कर रहा है। उसने धीरे से खिड़की का पर्दा गिराया और वापस बिस्तर पर लेट गई। लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर वह कंचन देश का शहजादा है तो क्या वह यहां महज एक शरारत के लिए आया है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? खैर, जैसे तैसे रात तो गुजर गई, लेकिन शहजादी माहनूर की आंखों में नींद नहीं आई। उसकी सोचें किसी उलझे धागे की तरह आपस में गुथ गई थीं। वो बार बार रात का मंजर याद कर रही थी। वह कौवा, वह नौजवान, उसकी हंसी, नचा का डर और सबसे बढ़कर वह सच्चाई जिसे कालू ने मजाक में कह दिया था, वह कंचन देश का शहजादा था। सुबह माहनूर बिस्तर से उठी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। उसने तुरंत अपनी सबसे करीबी कनीज को बुलाया और हुक्म दिया, नचा को मेरे पास बुलाओ। अभी कनीज जल्दी से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ नचा भी रात की बातों को लेकर परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वह जो कुछ देख चुकी है वो हकीकत थी या कोई ख्वाब। लेकिन जैसे ही एक कनीज भागती हुई उसके पास आई और कहा कि शहजादी ने बुलाया है, तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। कहीं शहजादी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। उसके पांव भारी हो गए, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो धीरे धीरे शहजादी के कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे ही नचा कमरे में दाखिल हुई, माहनूर की आंखें उस पर गड़ गईं। कमरे के अंदर तेज खुशबूदार अगरबत्तियां जल रही थीं, लेकिन उनके धुएं से ज्यादा तपिश माहनूर की आंखों में थी। दरवाजा बंद करो, माहनूर ने ठंडी आवाज में कहा। नचा ने धीरे से दरवाजा बंद किया और खड़ी हो गई। अब बताओ ये सब क्या था? नचा ने सिर उठाकर माहनूर की तरफ देखा। क्या क्या मतलब? शहजादी माहनूर की आंखों में गुस्से की एक और लहर दौड़ गई। मुझे बेवकूफ मत समझो नचा, वह गुस्से से बोली। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। रात के अंधेरे में तुम बाग में खड़ी थी। तुम्हारे सामने वह लड़का था, जो लड़का असल में कालू था। नचा के मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसके होंठ कांपे। शहजादी, आप वहां थी? हाँ, मैं वहीं थी, और अब मैं तुमसे सच जानना चाहती हूं। बताओ ये सब क्या है? नचा की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और फिर सब कुछ बताने लगी। शहजादी, जो कुछ हुआ वह मेरी समझ से भी बाहर है। कालू कोई आम परिंदा नहीं है। वह कोई मामूली कौवा नहीं। वह एक इंसान है, बल्कि वह एक शहजादा है। कंचन देश का शहजादा इजहान। माहनूर के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को खामोश रखा। नचा ने आगे कहना जारी रखा। शहजादी, जब आपने मुझे कालू दिया था तब वह बिल्कुल एक आम कौवे की तरह था। मैं उसे खिलाती, उससे बातें करती, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं। वह समझदार था, बहुत ज्यादा समझदार। वह मेरी बातों को समझता था मानो वह कोई इंसान हो। और कल रात? माहनूर ने पूछा। नचा ने सिर झुका लिया। कल रात उसने पहली बार अपने असली रूप में मेरे सामने आने की हिम्मत की। उसने कहा कि वह बस मजाक कर रहा था, कि यह सब उसके लिए एक शरारत थी। वह भेष बदलकर अपने मुल्क में घूमने आया था, लेकिन उसे शिकारी ने पकड़ लिया और बादशाह के हाथों बेच दिया। लेकिन शहजादी, यह कोई मजाक नहीं था। वह इंसान है, वह एक शहजादा है, और अब मुझे डर लग रहा है कि उसकी हकीकत जानकर हम मुसीबत में न पड़ जाएं। माहनूर कुछ देर तक चुप रही।
फिर उसने सख्त लहजे में कहा, नचा, मैं तुम्हें हुक्म देती हूं, आज के बाद तुम उस कौवे के पास नहीं जाओगी। नचा ने चौंक कर महानूर की तरफ देखा, लेकिन शहजादी कोई लेकिन नहीं। महानूर ने सख्ती से कहा, अब यह मसला सिर्फ एक खेल नहीं रहा। अगर वह इंसान है, अगर वह सच में किसी और देश का शहजादा है, तो हमें नहीं पता कि वह यहां क्यों आया है। मैं कोई और गलती नहीं चाहती। अब तुम कालू से दूर रहोगी, और अगर मैंने तुम्हें कालू के आसपास या अपनी जुल्फें खोले हुए देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। नचा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुकाकर हामी भर ली। खैर, वह दिन भी गुजर गया। महल में रात हमेशा की तरह खामोश थी। ऊंची दीवारों के बाहर घना जंगल फैला था, जहां ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को हौले हौले हिला रही थी। महल के अंदर पहरेदार अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि आज की रात कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे महल को हिलाकर रख देगा। शहजादी महानूर अपने कमरे में बैठी थी। उसके दिल और दिमाग में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह दिन भर की बातों को याद कर रही थी। वह रात जिसमें उसने इज़हान को इंसानी रूप में देखा था, नचा की घबराई हुई बातें, और सबसे बढ़कर उसके अपने ही दिल में उठते सवाल। अगर वह सच में एक शहजादा है तो यहां क्यों आया? अगर वह एक परिंदा बन सकता है तो उसकी असली कहानी क्या है? यह सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। कुछ दूर नचा अपने कमरे में थी। उसे महानूर के गुस्से से डर तो लगा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी एक अजीब हलचल थी। वह इज़हान की सच्चाई जान चुकी थी, लेकिन अब उसके लिए सबसे मुश्किल काम यह था कि वह उसे भूल जाए। अगली सुबह महल की फिजा में कुछ अलग ही बेचैनी थी। हर तरफ हलचल मची हुई थी। महल के नौकर चाकर फुसफुसाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। पहरेदार भी परेशान थे। महानूर अभी सोकर उठी भी नहीं थी कि अचानक उसकी सबसे करीबी कनीज भागती हुई उसके कमरे में आई। शहजादी, नचा क्या हुआ? नचा को महानूर की नींद झटके से उड़ गई। नचा महल में नहीं है। महानूर की आंखें फैल गईं। क्या मतलब? शहजादी रातों रात गायब हो गई है और आपको कुछ जरूरी दिखाना होगा। महानूर तुरंत उठी और नचा के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही वह वहां पहुंची, ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। खिड़की के पर्दे आधे खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। तकिया जमीन पर गिरा हुआ था और तेल का चिराग बुझ चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी कमरे की दीवार पर काली स्याही से लिखे गए अल्फाज। वहां लिखा था, कौन आएगा कंचन के देश कौन कटेगा। नचा के केस महानूर को जैसे ही ये अल्फाज दिखे, उसके गुस्से की कोई हद ना रही। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जलने लगी। ये इज़हान की करतूत है, उसने गुस्से से कहा। महानूर ने एक गहरी सांस ली और पीछे खड़ी कनीज से पूछा, यह किसने देखा, किसने सुना? कोई निशान? कनीज ने सिर झुका लिया। शहजादी, किसी ने कुछ नहीं देखा। पहरेदार ने कहा कि रात बिल्कुल खामोश थी, लेकिन जब सुबह दरवाजा नहीं खुला तो हमने अंदर आकर देखा और यह सब मिला। कुछ ही पलों में पूरी खबर महल में फैल गई। लोग हैरान थे। एक लड़की बिना किसी शोर शराबे के महल से कैसे गायब हो सकती है? पहरेदार को कुछ पता क्यों नहीं चला? और सबसे बड़ी बात, वह अजीब सा शेर लिखने का क्या मतलब था? महानूर अपने कमरे में खड़ी खिड़की से बाहर देख रही थी। इज़हान मुझे एक खेल में फंसा रहा है, लेकिन यह खेल अब मेरा होगा। शहजादी सोच रही थी कि कैसे शहजादे से बदला लिया जाए। इसी बीच एक और खबर आई। बादशाह किसी बेहद अहम सियासी काम के लिए दूसरे मुल्क की तरफ रवाना हो चुके थे। महानूर जानती थी कि अगर उनके बाबा यहां होते तो वह उसे महल से बाहर कदम रखने की भी इजाजत ना देते, लेकिन अब जब वह यहां नहीं थे तो यही मौका था उसे अपने फैसले पर अमल करने का। अब मैं इंतजार नहीं कर सकती, महानूर ने खुद से कहा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अभी बाकी थी। अगली सुबह महल के हरे भरे बगीचे में मल्लिका शमा बैठी हुई थी। सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच की परछाइयां झलक रही थीं। महानूर जब उनके पास पहुंची तो मल्लिका ने तुरंत भांप लिया कि उसकी बेटी किसी बेहद मुश्किल मसले पर उनसे बात करने आई है। क्या हुआ महानूर? उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। महानूर ने एक पल के लिए अपनी मां की आंखों में झांका और फिर सीधे मुद्दे पर आ गई। अम्मी जान, मुझे कंचन देश जाना है। मल्लिका की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? उन्होंने सख्त लहजे में कहा। अम्मी जान, ये बहुत जरूरी है।
और फिर यह सिर्फ मेरी एक कनीज का मामला नहीं है, यह हमारी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। मल्लिका गहरी सोच में पड़ गई। तुम्हें नहीं पता, माहनूर कंचन देश कितना खतरनाक इलाका है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जंगलों में लुटेरे भरे हुए हैं, रास्तों में जंगली जानवर घूमते हैं, और फिर तुम एक लड़की हो। इसीलिए तो अम्मी जान, मैं लड़की के भेष में नहीं जाऊंगी। मल्लिका, शमा ने हैरानी से माहनूर की तरफ देखा। तुम क्या? हाँ, मैं एक आम मुसाफिर की तरह जाऊंगी। मैं लड़के के भेष में सफर करूंगी ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। मल्लिका ने अपनी बेटी की हिम्मत को देखा, लेकिन उनका दिल अब भी गवाही नहीं दे रहा था। नहीं माहनूर, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। यह सफर बेहद खतरनाक है। माहनूर खड़ी हुई। उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। अम्मी जान, अगर आपने मुझे इजाजत नहीं दी तो भी मैं जाऊंगी, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो मैं पूरी तैयारी के साथ महफूज तरीके से जा सकती हूं। मैं जानती हूं कि आप मेरी सलामती चाहती हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूं, मुझे इस सफर पर जाने दीजिए। मल्लिका चुप रही। वह जानती थी कि माहनूर एक जिद्दी लड़की थी। अगर उन्होंने उसे मना किया तो वह चोरी छिपे चली जाएगी। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। अगली रात माहनूर अपने कमरे में खड़ी शीशे के सामने खुद को देख रही थी। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए मर्दों जैसे कपड़े पहन लिए थे। सीधी पगड़ी, लंबा चोगा, कमर में एक धारदार तलवार और पैरों में मजबूत जूते। अब कोई यह नहीं कह सकता कि मैं शहजादी माहनूर हूं, उसने खुद से कहा। महल में सब सो चुके थे और माहनूर दबे कदमों से बाहर निकली। रात के अंधेरे में जब महल के दरवाजों पर पहरेदार ऊँघ रहे थे, माहनूर पिछली दीवार से कूदकर बाहर आ गई। उसका घोड़ा वहीं पास में खड़ा था। उसने पहला कदम बढ़ाया और घोड़े की लगाम कसकर पकड़ ली। अब कंचन देश दूर नहीं, माहनूर ने मन में ठान लिया। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा और शहजादी माहनूर, जो अब एक आम मुसाफिर के रूप में सफर कर रही थी, अपनी सबसे बड़ी आजमाइश की तरफ बढ़ने लगी। शहजादी माहनूर अपने घोड़े पर सवार घने जंगलों, वीरान रास्तों और अजनबी नगरों से गुजरती रही। दिन तेज धूप से भरे होते और रातें स्याह अंधेरों में लिपटी हुई। कई बार रास्ते में उसे लुटेरों के झुंड मिलते, लेकिन वह अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ती और उनकी आंखों में झांकती, जिससे वे उसे कोई आम मुसाफिर समझकर छोड़ देते। सफर आसान नहीं था। कई बार वह भूखी प्यासी रात बिताती, कभी किसी सराय में रुकती तो कभी किसी छोटे गांव के मेहमान खाने में, लेकिन उसकी मंजिल सिर्फ एक थी, कंचन देश। रास्ते में उसने कई लोगों से इस पुरअसरार मुल्क के बारे में पूछा, लेकिन हर कोई या तो डर कर चुप हो जाता या फिर कहता कि कंचन देश का कोई रास्ता नहीं है। कोई तो होगा जो मुझे बताएगा, माहनूर ने अपने मन में सोचा। एक शाम जब माहनूर घने जंगल से गुजर रही थी तो उसे दूर से धुएं के बादल उठते हुए दिखाई दिए। शायद कोई अलाव जल रहा था। जंगल के इस सुनसान हिस्से में यह बेहद अजीब बात थी। वह चौकन्ना होकर आगे बढ़ी और जैसे ही वहां पहुंची उसने देखा एक बेहद बूढ़ा आदमी, जिनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और जिनकी झुकी हुई कमर उसकी उम्र की गवाही दे रही थी। अकेले बैठा आग ताप रहे थे। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे वह सदियों का राज समेटे बैठे हों। माहनूर ने धीरे से पूछा, मैं एक मुल्क की तलाश में हूं बाबा, कंचन देश। क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ है? शहजादी ने उन बूढ़े को शहजादे के बारे में भी बताया तो वह बूढ़े कहने लगे कि उस लड़के को मैंने ही भेष बदलने वाला राज सिखाया था। बूढ़े ने कुछ देर माहनूर को ध्यान से देखा, फिर कहा, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। माहनूर ने जिद की, लेकिन बाबा, मुझे वहां जाना ही होगा। क्या आप जानते हैं कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? बूढ़े ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर टेकी और कहा, अगर तुम वाकई वहां तक पहुंचना चाहती हो तो एक बात याद रख, कंचन देश किसी आम नक्शे पर नहीं मिलता। वहां जाने का रास्ता खुद तलाश करने वाला ही जान सकता है। लेकिन यह कैसे मुमकिन है? माहनूर ने पूछा। बूढ़े ने जंगल की गहरी राह की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस रास्ते पर चलते जाओ। जब तुम्हें लगे कि आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब समझ लेना कि तुम मंजिल के करीब हो। माहनूर ने बूढ़े को शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गई, लेकिन उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर कोई रास्ता नहीं होगा
तो वह आगे कैसे बढ़ेगी। खैर, घोड़ा धीरे धीरे चलता रहा और जंगल घना होता गया। अचानक सामने एक गहरी घाटी आई, इतनी गहरी कि उसकी तली तक झांकना भी मुश्किल था। यहां से आगे कोई रास्ता नहीं था। महनूर ने बूढ़े के अल्फाज याद किए, जब लगे कि रास्ता खत्म हो गया तब समझ लेना कि मंजिल करीब है। उसने आसपास देखा। घाटी के दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे चट्टानों के बीच पत्थरों की बनी एक पतली सीढ़ी दिखाई दी, जो घाटी की दूसरी तरफ जा रही थी। यही तो है रास्ता, महनूर ने दिल ही दिल में कहा और घोड़े से उतरकर होशियारी से उस रास्ते पर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, हवा ठंडी होती गई और दूर से सुनाई देने लगा बहते पानी और बजते घुंघरू की आवाज। अब वह कंचन देश में दाखिल हो गई थी। शहजादी महनूर ने जब कंचन देश की जमीन पर कदम रखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह जगह बाकी तमाम मुल्कों से कितनी अलग थी। यहाँ की हवाएं हल्की मगर ठंडी थीं। हर गली में अलग तरह की रौनक थी और बाजारों में ऐसे सामान बिक रहे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। लोग लंबी लंबी रेशमी पोशाकें पहने हुए थे और हर तरफ सुनहरी और चांदी जैसी चमक बिखरी हुई थी। यह शहर जितना खूबसूरत था उतना ही पुरअसरार भी। मगर यह सफर आसान नहीं था। यहाँ कोई उसे नहीं जानता था और उसे अपने बारे में किसी को कुछ बताना भी नहीं था। उसे खुद को एक आम मुसाफिर साबित करना था। इसलिए उसने अपना घोड़ा शहर के बाहर ही एक चरवाहे के पास छोड़ दिया और एक सराय की तलाश में बाजार की तरफ बढ़ी। चंद गलियां पार करने के बाद उसे एक सराय नजर आई। सराय पुरानी मगर बड़ी थी और इसके बाहर कई मुसाफिर अपने सामान के साथ खड़े हुए थे। दरवाजे पर एक चौकीदार खड़ा था जो हर आने जाने वाले को ध्यान से देख रहा था। महनूर ने अंदर दाखिल होकर सराय के मालिक से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए यहां ठहरना है, क्या कोई कमरा मिल सकता है? सराय का मालिक एक मोटा सा आदमी था जो अपनी कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने अपनी छोटी आंखें उठाकर महनूर को देखा और बोला, अगर सिक्के हो तो यहां कमरा भी है और खाना भी। महनूर ने अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकाला और उसकी मेज पर रख दिया। ठीक है, ऊपर की मंजिल पर जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। सराय के मालिक ने धमकी देते हुए कहा, यह शहर तुम्हारे अपने शहरों जैसा नहीं है। यहां हर मुसाफिर की आंखों पर पहरेदारी होती है और महल के लोग जल्दी किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करते। कोई भी गलती मत करना। महनूर ने सिर हिलाया और ऊपर की तरफ बढ़ गई। कमरा छोटा मगर आरामदायक था। यहां से उसकी असल जंग शुरू होने वाली थी। कमरे में सामान रखने के बाद महनूर ने सोचा कि उसे शहर की गलियों में घूमना चाहिए। अगर उसे नचा और इजहान के बारे में कुछ भी पता लगाना था तो सबसे पहले उसे इस मुल्क की जमीनी हकीकत को समझना था। वह सराय से बाहर निकली और बाजार की भीड़ भाड़ में खो गई। यह बाजार किसी और दुनिया का लग रहा था। हर तरफ सुनहरे पर्दों से ढकी दुकानें थीं, जिनमें से केसर, इलायची और गुलाब की भीनी खुशबू आ रही थी। सुनहरे और चांदी के जेवर की दुकानें चमक रही थीं। घूमते घूमते वह एक सुंदर बाग में पहुंच गई। यह बाग महल के करीब था और यहां बेहद खामोशी थी। हरियाली से भरी हुई जगह, फूलों की भीनी महक और पानी के झरनों की आवाज माहौल को और भी जादुई बना रही थी। बाग के कोने में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे और झुकी हुई कमर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने जिंदगी के कई साल इस शहर में बिता दिए हैं। वह अपने कांपते हाथों से एक पुरानी टोकरी में कपड़े रख रही थी। महन, मैं रोज यहां आकर थोड़ा आराम कर लेती हूं। महनूर ने चौंक कर पूछा, महल में क्या आप राजमहल के बारे में बहुत कुछ जानती हैं? बूढ़ी औरत ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, बेटा, मैंने जिंदगी के कई साल वहां बिता दिए हैं। वहां का हर कोना जानती हूं, हर रिवाज से वाकिफ हूं महनूर को। यह सुनकर उम्मीद बंधी उसने झट से कहा, अगर आप मेरी खाला बन जाएं तो क्या मैं आपके के साथ महल में जा सकता हूं? बूढ़ी औरत ने उसे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, खाला? अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे खाला कहना चाहते हो तो मैं क्यों मना करूं। लेकिन तुम महल में क्यों जाना चाहते हो? महनूर ने झूठ मूठ कहा, मैं काम की तलाश में हूं और अगर महल में काम मिल जाए तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। बूढ़ी औरत ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, ठीक है, अगर तुम महल में जाना चाहते हो तो कल सुबह मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना वहां हर कोई वैसा नहीं होता जैसा बाहर से दिखता है। बहुत लोग सुनहरे लिबास में होते हैं
मगर उनके दिल काले होते हैं। महानूर मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें खाला, मैं अपना ख्याल रखना जानता हूं। अगले दिन महानूर बूढ़ी औरत के साथ महल के दरवाजे पर पहुंची। महल के पहरेदार बहुत सख्त थे, मगर जैसे ही उन्होंने बूढ़ी औरत को पहचाना, वे बिना सवाल किए उसे अंदर जाने देने लगे। महानूर ने अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे उसके साथ अंदर दाखिल हो गई। महल अंदर से बेहद बड़ा था। ऊंचे ऊंचे झूमर संगमरमर की दीवारें, सुनहरी सजावट और सफेद संगमरमर के फर्श पर पड़ती धूप की परछाइयां इसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। लेकिन महानूर का असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उसे नचा और इज्जान तक पहुंचना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं होने वाला था। शहजादी महानूर अब अपने मिशन के सबसे अहम हिस्से में थी। वह कंचन देश के उस शानदार महल के दरवाजे के पास खड़ी थी जहां नचा और वह शहजादा मौजूद थे। उसके दिल में कई तरह के ख्याल उमड़ रहे थे। गुस्सा, बदला और नचा को सबक सिखाने की चाहत, मगर उसे यह काम बहुत होशियारी और समझदारी से करना था। बूढ़ी औरत, जिसे वह अब खाला कहने लगी थी, उसे लेकर महल के अंदर जाने वाली थी। लेकिन ऐन मौके पर महानूर को एक ख्याल आया। खाला, अगर मैं यूं ही अंदर गई तो मुझ पर शक हो सकता है। महानूर ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं लड़की का भेष बना लूं तो शायद महल के अंदर जाने में आसानी होगी। बूढ़ी औरत उसकी समझदारी देखकर मुस्कुरा दी। बेटा, तुम सच में बहुत ज़हीन हो। चलो, मैं तुम्हें महल के अंदर एक कनीज की तरह दाखिल करवा सकती हूं। महानूर ने जल्दी से अपने भेष को बदल लिया। अब कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। महल के अंदर दाखिल होते ही बूढ़ी औरत ने महानूर को महल के अलग अलग हिस्सों से वाकिफ कराया। यह जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही पुरस्कार भी थी। सोने से जड़ी दीवारें, चमकते झूमर और हर तरफ महंगे पर्दों से ढके हुए कमरे थे। काफी देर घूमने के बाद बूढ़ी औरत महानूर को एक बड़े से कमरे के पास लेकर आई। यहीं पर नचा थी। महानूर ने सिर हिलाया और कमरे में दाखिल हुई। कमरा बेहद शानदार था। महंगे रेशमी गद्दे, चारों तरफ बड़े बड़े शीशे और खिड़की से आती ठंडी हवा इस जगह को और भी आलीशान बना रही थी। नचा एक बड़े आईने के सामने बैठी हुई थी। उसके घने लंबे और खूबसूरत बाल उसकी सबसे बड़ी पहचान थे। बाल इतने घने थे कि जब वे खुलते तो उसकी कमर तक फैल जाते। वह बहुत ही इत्मीनान से अपने बालों में कंघी कर रही थी। महानूर ने जल्दी से खुद को संभाला और एक दासी की तरह पेश आई। मालकिन, क्या मैं आपके बालों में तेल लगा दूं? उसने मीठी आवाज में कहा। नचा ने उसे देखा और सिर हिलाया। हाँ, जरूर। महानूर ने धीरे से तेल अपने हाथ में लिया और नचा के बालों में मालिश करने लगी। वह हर बार अपनी उंगलियों से बालों को अलग करती और सोचती कि अब क्या करना है। इन बालों ने ही उसे मेरे साथ धोखा देने के काबिल बनाया। महानूर के दिल में गुस्से की लहर उठ रही थी। थोड़ी देर बाद जब नचा पूरी तरह से मालिश का मजा लेने में मशगूल हो गई, तो महानूर ने मौका देखकर चुपचाप छोटी सी कैंची निकाली और फटाक से नचा की चोटी काट दी। बाल कटते ही नचा को हल्की सरसराहट महसूस हुई। अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हल्का हो गया। वह सोच में पड़ गई, मगर उसे कुछ पता नहीं चला। महानूर ने जल्दी से कटे हुए बालों को समेटा, उन्हें अपने कपड़ों के अंदर छिपाया और कमरे से बाहर निकल गई। अब बारी थी कंचन देश के उस गहरे जख्म को देने की जो हमेशा याद रहे। महानूर ने महल की एक दीवार पर कोयले से बड़े बड़े अल्फाज में लिखा, हम आएंगे कंचन के देश, हम काटेंगे नचा के केस। अब यह पैगाम पूरे महल में गूंजने वाला था। हर कोई इसे पढ़ेगा और हर कोई यह सोचेगा कि आखिर यह किसने किया। जब सुबह हुई तो पूरे महल में हंगामा मच गया। महल के नौकर चाकर दीवार पर लिखे पैगाम को देखकर सन्न रह गए। हर कोई डर के मारे इधर उधर भाग रहा था, और जब नचा ने पहली बार आईने में अपनी शक्ल देखी तो वह दहशत से चीख पड़ी। उसके लंबे, घने और खूबसूरत बाल अब नहीं थे। महल में हड़कंप मच गया। शहजादा भी यह सब देखकर गुस्से से लाल हो गया। उसने नचा को बुलाया और गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। नचा रोने लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो, शहजादा चीखा। मैं तुम्हें महल से निकाल रहा हूं। अब तुम यहां रहने के लायक नहीं हो। और इसी के साथ नचा की दुनिया उजड़ गई। बूढ़ी औरत को जब यह पता चला कि यह सब महानूर ने किया था, तो उसे पहले तो यकीन नहीं हुआ। वह मुसाफिर लड़का, वह असल में एक लड़की थी। उसने हैरानी से सोचा,
अब यह रात धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था, लेकिन तब तक महानूर कंचन देश से बहुत दूर जा चुकी थी। कई हफ्तों की सफर के बाद शहजादी महानूर आखिरकार अपने महल लौट आई। जब वह अपने महल के ऊंचे दरवाजों के पास पहुंची तो उसकी आंखों में सुकून और जीत की चमक थी। उसने न सिर्फ अपना बदला पूरा किया बल्कि अपनी ताकत और हिम्मत को भी साबित कर दिया था। महल में हर कोई उसकी वापसी से खुश था। नौकर चाकर उसे सलाम कर रहे थे। महल की दासियां फूल बिखेर रही थीं और उसकी मां ने उसे गले से लगा लिया। तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची? उसकी मां ने फिक्रमंद लहजे में पूछा। हाँ अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, महानूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। कुछ दिनों बाद जब महानूर अपने महल के बाग में टहल रही थी तो उसने देखा कि एक लड़की रोती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। लड़की के कपड़े मैले थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। महानूर ने गौर से देखा और वह हैरान रह गई। यह कोई और नहीं बल्कि नचा थी। नचा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए बोली, शहजादी मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी वजह से आपको इतना दुख पहुंचेगा। मैं अब बिल्कुल अकेली हूं, मेरा अब कोई नहीं है। महानूर ने उसे ध्यान से देखा। पहले जो नचा थी वह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर महानूर ने एक गहरी सांस ली और कहा, नचा, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूं। नचा ने हैरानी से महानूर की तरफ देखा। आप मुझे माफ कर रही हैं? हाँ, महानूर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हर इंसान से गलती होती है। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो दुनिया कभी बेहतर नहीं होगी। नचा ने खुद को संभाला और धीरे धीरे खड़ी हो गई। शुक्रिया शहजादी, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। एक शाम जब महानूर अपने कमरे में बैठी थी तो एक नौकर ने उसके हाथ में एक खत दिया। यह खत कंचन देश के शहजादे का है। शहजादी महानूर ने चौंक कर खत खोला और पढ़ने लगी। शहजादी महानूर, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की थी। मैंने मस्ती में जो किया उसका अंजाम इतना बड़ा होगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि जो हुआ वह मेरी गलती भी थे। शहजादा जैसे ही दरबार में दाखिल हुआ उसने शहजादी को सलाम किया। शहजादी महानूर, मैं आपके सामने माफी मांगने आया हूं। महानूर ने उसकी आंखों में देखा। उसे लग रहा था कि शहजादा अब सच में बदल चुका है। अगर तुमने दिल से माफी मांगी है तो मैं तुम्हें माफ करती हूं, महानूर ने कहा। शहजादे ने राहत की सांस ली। मैंने आपके साथ जो किया मैं उसे सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। महानूर के माँ बाप ने देखा कि शहजादा दिल से शर्मिंदा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे को समझ चुके हो और तुम्हारी नीयत सही है तो हम तुम्हारी शादी के लिए राजी हैं, महानूर के बाप ने ऐलान किया। शहजादा और महानूर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनके दिलों में कोई नफरत या बदले की कोशिश नहीं थी, बस एक नई शुरुआत की खुशी थी। कुछ हफ्तों बाद महल में शहजादी महानूर और शहजादा इज़हान की शाही शादी हुई। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। महल को फूलों से सजाया गया। मेहमानों के लिए शानदार दावत रखी गई और हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी के बाद महानूर और शहजादा कंचन देश चले गए। अब वे दोनों सिर्फ मियाँ बीवी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के सच्चे साथी और दोस्त भी बन गए थे। और इस तरह एक अनोखी कहानी का आखिर हुआ। मगर यह आखिर नहीं था, बल्कि उन दोनों के एक नई शुरुआत थी। शहजादी की शादी उस शहजादे के साथ हो गई जो कौवा बनकर आया था। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।